हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है और उनका ये जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो ये काफ़ी सिंपल सा और छोटा सा पोएम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी ही डीपर है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारे लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हमारे मूड को चेंज कर सकता है। हमारे लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है और हमारा जो फ्यूचर को देखने का नज़रिया है उसे भी बदल सकता है। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया है, और फिर लास्ट में मैं आपको इसका जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो भी बताऊंगी। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये चैनल उस सूरज की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट से अंधेरे को दूर करता रहेगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर देना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो शुक का मतलब है शेक, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स धूल की तरह, डस्ट की तरह। हेमलॉक का मतलब, हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ही सैड रहते हैं, जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस और होपलेस मूड में थे और वो हेमलॉक ट्री के नीचे से वॉक कर रहे थे या फिर हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। तो हमें ये पोएम में नहीं पता चलता है कि जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे या वॉक कर रहे थे, ये नहीं बताया गया है। तो जो हमारे पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं, तभी एक क्रो जो है वो उस ट्री पर आकर बैठता है या कुछ मूवमेंट करता है। हमें ये भी नहीं बताया गया कि जो क्रो है वो पहले से बैठा रहता है और वो मूवमेंट करता है जिसकी वजह से स्नो के पार्टिकल्स जो है वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, या फिर जो क्रो है वो उड़कर आकर उस ट्री पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस ट्री से बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल डस्ट की तरह जो स्नो के पार्टिकल्स है वो कुछ पार्टिकल्स पोएट के ऊपर आकर गिर जाता है। तो वही बात हमें फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरह से जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री पर आकर बैठता है तो कुछ डस्ट ऑफ पार्टिकल्स, स्नो के कुछ पार्टिकल्स जो है वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। एकदम पाउडरी स्नो का पार्टिकल्स जो है वो पोएट के ऊपर गिरता है। एंड हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। तो ड्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जैसे ही स्नो के कुछ पार्टिकल्स, यानी कि जो पाउडरी स्नो के पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिरते हैं, तो जिस तरह से वो स्नो पोएट के ऊपर गिरता है उसकी वजह से जो पोएट का मूड है वो एकदम ठीक हो जाता है। पोएट का जो हर्ट है वो एकदम रिफ्रेश हो जाता है और पोएट जो है वो अब अच्छा फील करने लगते हैं। पहले हमारे जो पोएट थे वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस और सैड थे, लेकिन उस स्नो फ्लेक्स की वजह से, उस स्नो पार्टिकल्स की वजह से उनका जो हर्ट है वो रिफ्रेश हो जाता है और हमारे जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, अच्छा फील करने लगते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि अब क्योंकि उनका जो मूड है वो अच्छा हो गया है तो उनका जो बाकी का दिन है वो बेकार होने से बच गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग खराब मूड में होते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो बेकार जाता है। अब क्योंकि पोएट भी बहुत ज़्यादा ही सैड और डिप्रेस थे तो उनका दिन भी बहुत ज़्यादा ही बेकार जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि पोएट जो है वो रिफ्रेश हो गया है, अच्छा फील कर रहे हैं, तो उनका जो बाकी का दिन है वो वेस्ट होने से बच गया। तो गाइस, बहुत सारे सोसाइटी में क्रो को अच्छा नहीं माना जाता, यानी कहने का मतलब यह है कि उनका मानना होता है कि क्रो जो है वो सैडनेस को, मिसफॉर्चून को सिग्निफाई करता है। वैसे ही हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस पोएम में हमने देखा कि क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से ही पोएट का जो मूड है वो अच्छा हो गया, पोएट का दिन जो है वो बेकार होने से बच गया। तो यहाँ पर हमें पोएट ने ये बताने की कोशिश करी है कि क्रो और हेमलॉक ट्री, जिसे बहुत सारे सोसाइटीज़ में नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, तो ये सब कुछ जो है वो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं या नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ नेचर में बुरी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हम उसे कैसे लेते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक ट्री है उसे नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, लेकिन वही क्रो और हेमलॉक ट्री ने यहाँ पर पोएट के मूड को रिफ्रेश किया। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि चीज़ें जो है वो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं, हमारे देखने के, हमारे सोचने के नज़रिए पर। सेकंड थिंग कि यहाँ पर हमने देखा कि जो नेचर है उसके पास हीलिंग पावर होता है, वो चीज़ों को हील करने का उसके पास पावर होता है, हमारे दुख को, हमारे सौरों को हील करने का पावर नेचर के पास होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोएट का जो मूड है वो नेचर की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हुआ, नेचुरल एलिमेंट्स की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसे कि ट्री और क्रो जो है ये सब नेचर को ही बिलोंग करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेचर है उसके पास हीलिंग पावर होता है
और तीसरी चीज़ की एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हमारे लाइफ का, वो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, वो हमारे मूड को चेंज कर सकता है और फ्यूचर को लेकर जो हमारा देखने का नज़रिया है उसको भी बदल सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है। तो इसका लिटरेरी डिवाइसेस है, उससे पहले हम लोग राइमिंग स्कीम देखते हैं। इसका राइमिंग स्कीम होगा क्रो, स्नो, मी, ट्री, हर्ट, पार्ट, मूड, रूड। तो इसका होगा ए बी सी डी। तो इसका लिटरेरी डिवाइसेस है, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब होता है यानी कि सेम लेटर्स का या फिर सेम साउंड का रिपीटेशन होना, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पर इस लाइन में एच वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पर एस वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। तो ये एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। इंजैम्पमेंट जो है वो क्या होता है कि जब एक ही सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू करता है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं होता, उसे इंजैम्पमेंट कहते हैं। तो इस पोएम में थ्रू आउट द पोएम कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर थ्रू आउट द पोएम इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। एसोनेंस, एजोनेंस का मतलब होता है कि जब एक लाइन में जो वावल साउंड है वो प्रोमिनेंट होता है, उसे एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि स्टैंजा 1 लाइन 2 जो है शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पर ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, इसलिए ये एजोनेंस हुआ। नेक्स्ट ये यहाँ पर इन्वर्शन का यूज़ किया गया है। इन्वर्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक पोइट अपने पोएम को राइम करवाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है उसे चेंज कर देता है ताकि जो पोएम है वो राइम करे, उसे इन्वर्शन कहते हैं। इस पोइटिक लाइसेंस को इन्वर्शन कहते हैं। तो स्टैंजा 1 में इन्वर्शन जो है वो यूज़ किया गया है। फायर एंड आइस, और इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है। तो ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फायर एंड आइस, ये हमें बताता है कि हमारी जो दुनिया है वो दो तरीकों से खत्म हो जाएगी, या तो फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से। और ये दोनों जो कंपोनेंट्स है यानी कि फायर एंड आइस, इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस के साथ कंपेयर किया गया है, यानी कि हेट्रेड और डिजायर के साथ इन्हें कंपेयर किया गया है। तो ये जो पोएम है ये हमें बताती है कि हमारे जो इमोशंस है वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देते हैं। और अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक दिन वो हमारे आसपास की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे आसपास की सभी चीज़ों को वो तबाह कर देंगे। सिमिलरली जो पोइट है वो सोचते हैं कि इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए फायर एंड आइस जो है वो काफ़ी है। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने एक्सप्रेस किया है इस आइडिया को कि हमारा जो वर्ल्ड है वो दो तरीकों से ख़त्म हो जाएगा, या तो फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से। तो एक ग्रुप का ओपिनियन है कि किसी दिन हमारा जो अर्थ का कोर है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, और वो इतना गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से आसपास जो है वो आग लग जाएगी, और इस तरह से हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि किसी दिन हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना डाउन चला जाएगा, इतने नीचे चला जाएगा कि जो अर्थ है वो एकदम फ्रीज हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो पोइट है वो फायर एंड आइस को कंपेयर करते हैं ह्यूमन इमोशंस के साथ, यानी कि डिज़ायर और हेट्रेड के साथ। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक उन्होंने ह्यूमंस के अनवांटेड डिज़ायर्स को देखा है तो वो उन्हीं ग्रुप को सपोर्ट करेंगे जो कि फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ह्यूमंस का जो अनवांटेड डिज़ायर है वही काफ़ी है इस दुनिया को तबाह करने के लिए। तो ऐसा बोलकर जो पोइट है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम जो इंसान हैं वो हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, यानी कि हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देते हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हमारे इमोशंस की वजह से ही यह दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। तो ऐसा बोलकर जो पोइट है वो हमें इस फैक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा, हम अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे इमोशंस की वजह से ही एक दिन ये जो दुनिया है वो तबाह हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने फायर को डिज़ायर के साथ कंपेयर किया है और आइस को हेट्रेड के साथ कंपेयर किया है। तो पोइट जो है वो कहते हैं कि मैं उसी ग्रुप को सपोर्ट करूंगा जिसने फायर को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके हिसाब से जो ह्यूमंस के अनवांटेड डिज़ायर्स है उसकी वजह से ही एक दिन ये जो दुनिया है वो तबाह हो जाएगी। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो पेरिश का मतलब होता है डाई, एंड सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, एनफ। ओके, तो फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर हमारी दुनिया को 2 बार ख़त्म होना होगा तो जो आइस है वो भी काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए,
यानी हमारा जो हेट्रेड है, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, ये भी दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे इमोशंस की वजह से ही हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं वो एक दिन तबाह हो जाएंगी, हमारा जो वर्ल्ड है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फायर और आइस जो है वो किसको सिंबलाइज करते हैं। तो फायर जो है वो स्टैंड करता है फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, क्रुएल्टी, लस्ट, डिजायर। ओके। आइस जो है वो स्टैंड करता है फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड। ओके। तो अब हम इस पोएम का लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले राइमिंग स्कीम। इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ABA, ABC, BCB। तो इस पोएम में एलिटरेशन का यूज हुआ है। एलिटरेशन का मतलब होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना, जैसे कि यहाँ पर द साउंड ऑफ F इन फेवर फायर, W इन वर्ल्ड विल का रिपीटेशन हुआ है। यानी F का रिपीटेशन हुआ है फेवर फायर में और W का रिपीटेशन हुआ है वर्ल्ड विल में। सेकेंड थिंग, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन इमोशंस को या ह्यूमन क्वालिटीज को डाल देना। जैसे कि इस पोएम में फायर एंड आइस जो है वो कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने फायर को डिजायर के साथ कंपेयर किया है और आइस को हेट्रेड के साथ कंपेयर किया है। यहाँ पर एनाफोरा का भी यूज हुआ है। एनाफोरा का मतलब होता है एक वर्ड का या फिर एक एक्सप्रेशन का रिपीटेशन होना दो या दो से ज्यादा कंसिक्यूटिव लाइंस में। जैसे कि यहाँ पर सम से को रिपीट किया गया है स्टार्टिंग के दो लाइंस में, यानी कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पर सम से जो वर्ड है उसको दो बार रिपीट किया गया है फर्स्ट और सेकंड लाइंस में। अ टाइगर इन द जू। और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। तो इस पोएम के जो पोएट है लेस्ली नॉरिस, उन्होंने हमें एक केज में बंद टाइगर के हेल्पलेसनेस को बताने की कोशिश करी है। तो फर्दर पोएम में जो पोएट है वो कहती है कि अगर यही एनिमल फ्री होता तब उसकी लाइफ की कंडीशन कैसे होती। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने हमें केज में बंद एनिमल्स के लाइफ के कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करी है, जिन्हें ह्यूमन बींग्स सिर्फ अपने फन के लिए कैद करके रखते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने एक जंगल में रहने वाले टाइगर के लाइफ को एक केज में बंद टाइगर के लाइफ के साथ कंपेयर किया है। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से मुझे स्टैंजास पढ़ के बताओ कि इनमें से किस स्टैंजा में जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है और किस स्टैंजा में जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए अब विदाउट एनी डिले पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है फॉलोज। इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्ड स्ट्रिप्स। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है पॉज ऑफ अ टाइगर ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है एंगर। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने एक जू में बंद टाइगर के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहती है कि जो केज में बंद टाइगर है उसके ब्राइट कलर स्किन है और वो अपने केज में ही यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। फिर फर्दर जो पोएट है वो कहती है कि जो टाइगर है वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है क्योंकि उसका जो केज है वो छोटा है एंड इसी की वजह से उसमें चलना उतना इजी नहीं है और वो ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं चल सकता, वो फ्यू स्टेप्स ही अपने केज में चल सकता है। फिर वो कहती है कि उसके चलने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्टली चलता है लाइक वेलवेट एंड जिसकी वजह से उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ नहीं आती है। तो जो टाइगर है वो अपने केज के लिमिटेड एरिया में चल के अपने एंगर को उसने किसी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो एंग्री क्यों है, क्योंकि उसके फ्रीडम को उससे छीन ली गई है, उसे कैद करके रखा गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे या फिर वॉकिंग साइलेंटली। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल यानी वाटर बॉडीज वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने एक जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोएट है वो कहती हैं कि अगर ये एनिमल जो टाइगर है वो फ्री होता तो वो जंगल में जो लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस उगी होती हैं वहाँ पर वो साइलेंटली वॉक करके जाता है, यानी एकदम धीरे धीरे चल के जाता एंड वो उन ग्रासेस के पीछे जाकर खुद को छुपा लेता, जो कि वाटर बॉडीज़ के वहाँ उगी होती हैं लॉन्ग ग्रासेस, उनके पीछे जाकर वो खुद को छुपा लेता ताकि वो वहाँ पर पानी पीने वाले जो डियर्स आते हैं उनको ईजिली पकड़ पाए। यानी कि जब कोई डियर यानी हिरन वहाँ पर पानी पीने के लिए आएगा तो वो उसे ईजिली कैच कर पाएगा एंड वो उसे अपना एज अ फूड कंज्यूम कर पाएगा। तो बेसिकली इस स्टांजा में जो पोएट है वो कहना चाहती
चाहती हैं कि एक टाइगर का रियल लाइफ, एक्चुअल लाइफ जंगल में होता है, जहाँ पर वो अपने प्रे को पकड़ के खुद से कैच करके खाता है। एंड ये चीज़ एक जू में बंद टाइगर नहीं कर सकता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। बेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, फैंग्स का मतलब होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने एक जंगल के टाइगर के बारे में बात करी है, यानी कि एक फ्री टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोएट है वो कहती हैं कि अगर ये टाइगर फ्री होता तो ये जंगल के एजेस में, यानी जंगल के किनारे जो हाउसेस, जो घर बने होते हैं उनके अराउंड मूव करता और वो स्नार्ल करता। स्नार्ल यानी कि एक वार्निंग साउंड निकालता, यानी दहाड़ने की आवाज़ निकालता उन घरों के अराउंड घूम घूम कर। और ये जो टाइगर है ये अपने शार्प टूथ से और अपने पंजों से लोगों को डराता। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो वहाँ पर रहने वाले विलेजर्स हैं उनके मन में डर पैदा होता, यानी वो ये सब चीज़ें करके वहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में डर पैदा करता। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। तो कॉन्क्रीट सेल यानी एक कॉन्क्रीट का बना हुआ जेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने एक केज में बंद टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि जो टाइगर है वो एक स्ट्रॉन्ग से सेल में बंद है, यानी एक स्ट्रॉन्ग से जेल में बंद है जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि क्योंकि ये टाइगर बिहाइंड बार्स है, यानी सलाखों के पीछे है, यानी जेल में बंद है, तो उसका जो फेरोशियसनेस है, यानी उसका जो डर है, वो जेल तक ही सीमित है। तो फिर आगे जो पोएट है वो कहते हैं कि वो जो टाइगर है वो चुपचाप अपने केज में ही वॉक करता रहता है एंड उसको देखने के लिए जो विजिटर्स आते हैं वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका जो पावर है वो उस केज तक ही सीमित है, उस जेल तक ही सीमित है। तो वो उन विजिटर्स को डराने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो उन पर अटैक नहीं कर सकता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग यानी टू गार्ड। तो गार्ड करने के लिए जो कार्स घूमती रहती हैं, यानी रात में गार्ड करने के लिए जो कार्स घूमती रहती हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो उन्होंने एक केज में बंद टाइगर के बारे में बात करी है। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि रात में जो टाइगर है उसे पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है। पेट्रोलिंग कार्स वो व्हीकल्स होते हैं जिन्हें पुलिस यूज़ करते हैं रात में गार्ड करने के लिए, ठीक है। सो रात में जो टाइगर है उसे पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है एंड देन वो रात में स्टार्स की तरफ घूरता रहता है अपने शाइनिंग आइज से, यानी अपने चमकती हुई आंखों से वो तारों को देखता रहता है, घूरता रहता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो काफ़ी ही ज़्यादा सैड है एंड क्योंकि वो जेल में बंद है इसलिए एंड वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है कि वो तारों की तरफ रात में घूरता रहता है, उनको देखता रहता है ताकि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके, ताकि वो अपने दुख को कम कर सके एंड अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके स्टार्स की तरफ। और वो स्टार्स की तरफ देखकर ये सोचता है कि कब उसे अपने घर जाने का मौका मिलेगा, यानी जंगल में जाने का मौका मिलेगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स। तो कैरोलिन वेल्स जो है वो एक अमेरिकन राइटर है और उन्होंने इस पोएम में हमें अलग अलग तरह के जो जंगली जानवर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को बहुत ही फ़नी तरीके से बताया है। और उन्होंने इस पोएम में जिस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया है वो भी बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने कहा है कि अगर बाई चांस आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर जो अलग अलग तरह के जानवर हैं आप उन्हें कुछ ऐसे पहचानना। तो जो पोएटेस है वो कहती है कि अगर आपके सामने एक ऐसा जानवर आकर खड़ा हो जाता है जिसका जो स्किन का कलर है वो येलोइश ब्राउन है और उसकी दहाड़ सुनकर ही आपको ऐसा लगता है कि अब आप मरने वाले हो, तो आप समझ लेना कि वो और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन है। तो यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने एशियन लायन के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही फ़नी तरीके से बताया है और उन्होंने कहा है कि एशियन लायन की जो दहाड़ होती है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ उसकी दहाड़ सुनकर ही मर सकता है। तो अगर आपको एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका स्किन का कलर येलोइश ब्राउन होता है और उसकी दहाड़ सुनकर आपको ऐसा लगता है कि आप मरने वाले हो, तो आप समझ लेना कि वो एशियन लायन है। तो इस स्टैंजा में एक वर्ड है टाउनी। टाउनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर। तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम है ABABCC। फिर जो पोएटेस है वो कहती है कि अच्छा चलो, अगर आप एशियन लायन से बच भी जाते हो और आप जंगलों में घूमते घूमते आपको एक नोबल सा जानवर दिखाई देता है, एक रॉयल सा जानवर दिखाई देता है जिसका स्किन का कलर जो है वो येलोइश कलर का होता है
और उसके स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स बने होते हैं और अगर वो आपको मार कर खा जाता है तो आप समझ लेना कि जिस जानवर ने आपको मार कर खाया है वो और कोई नहीं, बंगाल टाइगर था। तो एक बार फिर से जो पोइटेस है उन्होंने टाइगर को पहचानने का एक बहुत ही फ़नी तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर सामने वाला जो जानवर है वो रॉयल सा दिखने वाला है और उसका स्किन का कलर येलोइश है और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स है और अगर वो जानवर आपको मार कर खा जाता है तो आप समझ लेना कि ये जानवर जो है वो बंगाल टाइगर था। तो अब क्या फ़ायदा जानने का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा फ़नी है कि एक टाइगर आपको मार कर खा जाता है तब आपको पता चलता है कि वो और कोई नहीं, बंगाल टाइगर था। तो इस स्टैंजा में एक वर्ड है डिसर्न, इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज और इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ABA-BCC। फिर जो पोइटेस है वो कहती है कि अगर आप जंगलों में कैजुअली वॉक कर रहे हो, अगर आप जंगलों में चल रहे हो और अगर आपके सामने एक ऐसा जानवर आ जाता है जिसके स्किन पर स्पॉट्स होते हैं और वो जानवर इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो जैसे ही आपको देखता है वो आपके ऊपर कूद जाता है, वो आपको देखते ही आपके ऊपर झपट्टा मार देता है। तो वो जिस तरह से आपको देखते ही आपके ऊपर कूद जाता है, आपको देखते ही वो आपके ऊपर झपट्टा मार देता है, तो इस तरीके से आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि एक लेपर्ड है। फिर जो पोइटेस है वो कहती है कि अगर उस जानवर के वार करने से आप चीखोगे, चिल्लाओगे या रोओगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानवर आपको छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि आप जितना चीखोगे, चिल्लाओगे या रोओगे वो उतना ही आपके ऊपर वार करेगा, वो उतना ही आपके ऊपर झपट्टा मारेगा। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जो पोइटेस है उन्होंने एक लेपर्ड के कैरेक्टरिस्टिक को बताया है। तो इस स्टैंजा में कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग देख लेते हैं। पहला है स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड। हाइड मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल। पेपर्ड, पेपर्ड कहने से यहाँ पर मतलब है स्पॉट्स। लेफ्ट का मतलब होता है जंप टुवर्ड्स समवन। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ABA-BCC। तो अब जो पोइटेस है वो कहती है कि अगर आप अपने घर के यार्ड में चल रहे हो और अगर आपको एक ऐसा जानवर मिल जाता है जो कि आपको एकदम टाइटली हग करता है, तो आप समझ जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि एक भालू है। और अगर आपको डाउट रह भी जाता है कि क्या ये सचमुच भालू है या नहीं, तो कोई बात नहीं, वो आपके इस डाउट को भी क्लियर कर देगा। वो आपको फिर से एकदम टाइटली हग करेगा और वो एकदम जेंटल मैनर में आपको सहलाएगा। तो इस एक्ट से आप श्योर हो ही जाओगे कि ये सचमुच एक भालू है। वैसे भालू के इसी नेचर की वजह से शायद टेडी बियर बनाया गया होगा। एनीवेज, भालू जो है वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, यानी कि वो हमेशा फ्रेंडली मैनर में नहीं रहता, वो खतरनाक भी होता है। तो इस स्टैंजा के जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग है। पहला है यार्ड, यार्ड का मतलब होता है बैकयार्ड या फिर लॉन एरिया ऑफ अ हाउस। केयर्स, केयर्स का मतलब होता है अ जेंटल टच। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है ABA-BCC। फिर जो पोइटेस है वो कहती है कि अगर कोई इंसान जो है वो नया है इस जॉब में, यानी कि वो जानवरों की पहचान करने में नया है और वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है कि कौन सा जानवर जो है वो हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल है, तो वो हमें एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती है। तो वो कहती है कि अगर कोई जानवर आपके सामने हंसता हुआ आता है तो आप समझ लेना कि वो हाइना है, और वहीं अगर कोई जानवर रोता हुआ आपके सामने आता है तो आप समझ लेना कि वो मगरमच्छ है, वो क्रोकोडाइल है। वैसे ये दोनों जो जानवर है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर जो पोइटेस है उन्होंने एक बहुत ही फ़नी सा तरीका बताया है हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का, कि अगर कोई जानवर आपके सामने हंसता हुआ आता है तो वो हाइना है, और वहीं अगर कोई जानवर आपके सामने रोता हुआ आता है तो आप समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल है। तो इस स्टैंजा में जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड। नोवायस का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है ABA-BCC। फिर जो पोइटेस है वो कहती है कि चैमेलियन जो है वो एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, वो लिजार्ड की तरह ही देखने में होता है, लेकिन उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जो चैमेलियन होता है उसके कान और विंग्स नहीं होते। फिर वो कहती है कि जो चैमेलियन होता है वो रंग बदलने में माहिर होता है, यानी कि उसके पास रंग बदलने की खूबी होती है, और वो अपने आसपास की सराउंडिंग को देखकर अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। तो अब जो पोइट है वो कहती हैं कि अगर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और अगर आपको उस पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर चैमेलियन जो है वो बैठा है, और आपकी जो आंखें हैं वो धोखा खा रही हैं, क्योंकि उसने अपना कलर उस पेड़ के कलर जैसा ही चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी जो आंखें हैं वो धोखा खा रही हैं और आपको उस पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ABA-BCC। द बॉल पोएम, और इस पोएम के जो पोइट है उनका नाम है
जॉन बेरीमैन। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने लाइफ के एक हार्श रियलिटी को बताया है जो कि एक न एक दिन सबको फेस करना ही होता है। तो हर किसी के लाइफ में सॉरो आता है, हर किसी के लाइफ में दुख आता है, या एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम अपने लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़, सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो है वो खो देते हैं। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, या कोई बंदा हो, या फिर कोई चीज़ हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो। तो हर किसी के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम अपनी प्रीशियस चीज़ को खो देते हैं और हम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं उसे खोने की वजह से। तो यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो पोएट है उन्होंने कहा है कि हमें लाइफ में मूव ऑन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी चीज़ को खो दिया है तो आप उस दुख को लेकर बैठे रहो और अपनी सारी लाइफ बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लाइफ में मूव ऑन करते रहना चाहिए क्योंकि यही तो लाइफ है। सपोज करो कि किसी ने अपने लाइफ में किसी इंसान को खो दिया है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। अब वो बंदा या कोई भी हो वो चला गया है, तो उसके पीछे आप अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। उसे मूव ऑन करना ही होगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। तो यही तो लाइफ है कि अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ते रहना और अपने प्रेजेंट को देखना। तो यही इसी चीज़ को पोएट ने यहाँ पर बताया है कि चाहे हम कोई भी चीज़ खो दे, चाहे वो हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, हमें उसे भुलाकर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो चलिए आप पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने एक लड़के के बारे में बताया है जो कि अपने एक बॉल के साथ खेल रहा होता है, और वो जो बॉल थी उस लड़के के पास, वो बॉल उसकी काफ़ी ही पुरानी बॉल थी और उस बॉल से उसकी काफ़ी मेमोरीज, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि वो अपने बॉल के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका जो बॉल है उसके हाथ से छूटकर बाउंस करते हुए, मेरिली बाउंस करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है मेरिली, मेरिली का मतलब होता है चीयरफुल, और ये वर्ड हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट ने ये वर्ड बॉल के लिए यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये बॉल उस लड़के के लिए सिर्फ एक बॉल नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी की पूरी मेमोरीज थी। यानी कि इस बॉल के साथ उस लड़के की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने मेरिली वर्ड का यूज़ किया है। तो फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि वो लड़का उस बॉल के साथ खेल रहा होता है कि तभी वो बॉल उसके हाथ से छूटकर वो मेरिली स्ट्रीट में बाउंस करती हुई सीधे पानी में जाकर गिर जाती है। तो ये सब कुछ जो पोएट है वो देख रहे होते हैं और वो खुद से कहते हैं कि अब वो लड़का इस बॉल को खोने के बाद वो क्या करेगा। तो जैसे ही वो बॉल पानी में जाकर गिर जाती है तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। और अब जो पोएट है वो कहते हैं कि उस लड़के को ये कहकर कंसोल करना या उसे ये कहकर मनाना कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दूसरी बॉल है, तुम उन बॉल्स के साथ खेलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा उदास है, और वो लड़का सिर्फ इसलिए उदास नहीं है कि उसकी बॉल चली गई है, बल्कि वो इसलिए उदास है क्योंकि उसके बॉल के साथ उसकी सारी जो यादें हैं वो सभी पानी में चली गई हैं। यानी कि उस बॉल के साथ उसकी जो सारी मेमोरीज थी, उसकी जो सारी चाइल्डहुड मेमोरीज थी, वो उस बॉल के साथ उस हार्बर में चली गई है, उस पानी में चली गई है। तो ये जो चीज़ उसने अपने लाइफ में खोई है, यानी कि उस बॉल के साथ उसने अपनी मेमोरीज भी खो दी है, उस बॉल के साथ जो उसकी यादें जुड़ी हुई थी वो भी उसने खो दी है। तो ये लॉस जो है ये अनबियरेबल है उसके लिए। तो यहाँ पर जो वर्ड है डाइम, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, और सेंट जो है वो मनी का एक करेंसी है। तो अब जो पोएट है वो कहते हैं कि वो उस लड़के को कुछ पैसे देकर ये भी नहीं कह सकते कि जाओ तुम दूसरी बॉल खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो उस लड़के को लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहते हैं। वो ये चीज़ सिखाना चाहते हैं कि उसकी वजह से ही उसकी बॉल जो है वो खो गई है, यानी उसकी लापरवाही की वजह से ही उसने अपनी बॉल खो दी है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो उस लड़के को अपनी चीज़ों का केयर करना सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि इस लॉस की वजह से उस लड़के के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और वो अपनी सभी चीज़ों को केयरफुली हैंडल करेगा और वो अपनी सभी चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उस लड़के को सीखना होगा कि आगे चलकर उसकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसे वो खो देगा। तो उसे उन सभी को बियर करना सीखना होगा और उन सभी को खोने के बाद उसे आगे बढ़ना सीखना होगा, उसे मूव ऑन करना सीखना होगा। आज उसने बॉल खोया है जिसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, उसकी यादें जुड़ी हुई थी। आगे चलकर वो किसी रिलेशनशिप को खोएगा या किसी इंसान को खोएगा जो उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था, लेकिन इन सभी लॉस को उसको बियर करना ही होगा। ये सभी चीज़ें उसको सहन करके उसे अपने लाइफ में मूव ऑन करना होगा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि हम भले ही उस लड़के के लिए पूरा सेम टू सेम बॉल, वैसा ही बॉल खरीद कर लाकर उसे दे सकते हैं, लेकिन जो बॉल उसने अभी खोई है, जिसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, क्या हम उसे खरीद कर ला सकते हैं? नहीं ला सकते।
तो यही चीज जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि जो मनी है वो सब कुछ खरीद नहीं सकता। यानी कोई मटेरियलिस्टिक चीज हम मनी से खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी जो मेमोरीज है, हमारी जो यादें हैं, या फिर कोई इंसान है जो हमसे दूर चला गया है, तो क्या हम उस इंसान को वापस ला सकते हैं पैसे से? जो कि मर गया है, तो क्या हम उस इंसान को वापस उस पैसे से खरीद कर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर जो पोएट है वो उस लड़के को इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना सिखाना चाहते हैं कि सबके लाइफ में सॉरो आता है, सब लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपनी प्रीशियस चीज़ खो देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें उसे सहन करके, हमें उसे मान कर, उसे बियर करके अपने लाइफ में मूव ऑन करना ही होता है। तो यही लाइफ की हार्श रियलिटी पोएट उस लड़के को सिखाना चाहते हैं और हमें भी सिखाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। अमांडा और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबिन क्लेन। जैसे कि मान लो जब आप बच्चे थे तो आपकी नोटबुक आपकी टीचर चेक किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम नोट्स बनाते गए और उन नोट्स को हमें ही मेंटेन करना पड़ता था। तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे हम मैच्योर होने लगते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है जो कि हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर इस पोएम में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है अमांडा, और वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो उसकी मदर जो है वो उसके गलतियों पर उसे पॉइंट आउट करती है और वो उसे कहती हैं कि तुम ये मत करो, ये करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो। और वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो इन सारी ड्यूटीज़ से भाग रही है। और वो क्या करती है कि जब उसकी मदर उसे स्कोल्ड करती है या जब उसकी मदर उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करती है, तो वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पोएम कुछ ऐसे लिखा गया है कि पहले पोएम का लाइंस लिखा गया स्टैंजा वाइज, फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा गया है। तो जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो अमांडा का ख्याली पुलाव है, यानी कि जब अमांडा की मदर उसे स्कोल्ड करती है तो वो क्या सोचती है वो सब ब्रैकेट में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो अमांडा के बारे में बताती है। अमांडा जो कि एक छोटी सी लड़की है और वो जब भी गलती करती है तो उसकी मदर जो है वो उसकी गलतियों पर उसे टोकती है, और तब जो अमांडा है वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। तो देखो अमांडा जो है वो अपने नाखूनों को चबा रही होती है, तभी उसकी मदर जो है वो आती हैं और वो उसे टोकती हैं कि अमांडा ये क्या कर रही हो तुम, नाखून मत चबाओ, ये बहुत ही बुरी आदत होती है। फिर अमांडा जो है वो अपने कंधों को झुकाए हुए बैठी हुई रहती है, यानी कि वो एकदम लेजीली अपने कंधों को, अपने शोल्डर्स को झुकाए हुए बैठी हुई रहती है। तो उसकी मदर आती है और वो कहती हैं कि अमांडा ये कैसे बैठी हो, स्ट्रेट बैठो अमांडा, यानी कि उसकी मदर उसे राइट पोस्चर में बैठने के लिए कहती हैं। तो इस टाइम पर जब उसकी मदर उसे स्कोल्ड कर रही होती है तो वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। वो इमेजिन करती है कि वो एक बड़े से गहरे से हरे रंग के समुंदर में है और वो वहाँ पर अकेली रहती है, यानी कि वो सोचती है कि वो एक जलपरी है और वो वहाँ पर अकेली रहती है और वो समुद्र की लहरों में बहती चली जा रही है और वो वहाँ पर रिलैक्स कर रही है। तो अब अमांडा की मदर जो है वो फिर से आती है और वो कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया? फिर वो कहती है कि याद करो अमांडा, मैंने तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। तो जब अमांडा की मदर उससे ये सारे क्वेश्चंस कर रही होती हैं तो अमांडा जो है वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। तो अमांडा जो है वो सोच रही होती है कि वो एक ऑर्फन है, वो एक अनाथ है और वो इधर उधर स्ट्रीट्स में घूम रही है। तो इसका मतलब यह है कि अमांडा जो है वो इमेजिन करती है कि अगर उसके पास पेरेंट्स नहीं होंगे, अगर वो अनाथ होगी तो वो फ्रीली इधर उधर स्ट्रीट्स में घूम पाएगी, वो अपने नंगे पैरों से स्ट्रीट के ऊपर डिजाइन्स वगैरह बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अमांडा की जो थिंकिंग है वो उसके मदर के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसकी मदर जो है वो अमांडा को नीट एंड क्लीन रखना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो अमांडा है वो नंगे पैरों के साथ घूमना चाहती है और वो डस्ट के साथ खेलना चाहती है। इसके अलावा जो अमांडा है वो अपने मदर के कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस की वजह से, यानी कि उसकी मदर जो है वो उसे बार बार टोकती है, इसकी वजह से वो इतना फेड अप हो गई है कि वो खुद को इमेजिन करती है एक ऐसे प्लेस में जहाँ पर आसपास पूरी शांति है और वो शांति उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। फिर वो कहती है कि उसे जो फ्रीडम मिली है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अमांडा जो है वो कहना चाहती है कि जब भी वो अपने मदर के साथ होती है तो वो खुद को फ्री फील नहीं करती है। और एक बात यहाँ पर जो अमांडा है वो खुद को अनाथ इसलिए बताती है क्योंकि जब वो अनाथ होगी तो उसके पास कोई घर नहीं होगा, उसके पास कोई रूम नहीं होगा जिसे उसे क्लीन रखना पड़ेगा, या उसके पास कोई जूते नहीं होंगे जिसको उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अमांडा की जो मदर है वो आती है और वो उससे कहती है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, और वो उसे उसके पिंपल्स के बारे में याद दिलाती है। एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स, तो वो उसे उसके पिंपल्स के बारे में याद दिलाती है जो कि अमांडा के फेस पर पिंपल्स हो चुके थे चॉकलेट खाने की वजह से। तो इसलिए वो उसे चॉकलेट खाने से रोकती है और फिर वो उससे कहती है कि अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो। तो अब जो अमांडा है वो खुद को इमेजिन करती है रूपांजिल की तरह।
तो रूपांजल जो है वो एक फेरी टेल की कैरेक्टर है, एक परियों की कहानी की कैरेक्टर है, जिसको एक टावर में एक चुड़ैल ने कैप्चर करके रखा हुआ था, यानी कि जिसको एक चुड़ैल ने एक टावर में बंद करके रखा हुआ था। और रूपांजल जो है वो अपने लंबे बालों को टावर से नीचे गिराती थी और वो चुड़ैल उस लंबे बालों से चढ़कर ऊपर आया करती थी। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो खुद को रूपांजल की तरह क्यों इमेजिन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस टावर में बहुत ही पीसफुली और फ्रीली रह पाएगी, और वो कहती है कि वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराएगी ताकि कोई भी उसके बालों से ऊपर चढ़कर ना आ सके। तो अमांडा जो है वो बैड मूड में बैठी हुई रहती है, यानी कि वो उदास सी बैठी हुई रहती है। तभी उसकी जो मदर है वो आकर कहती है कि अमांडा तुम इतनी उदास सी क्यों बैठी हो, और वो उससे कहती है कि अमांडा तुम इतनी मूडी क्यों हो। मूडी यानी कि अनस्टेबल, यानी जिसका मूड अनस्टेबल रहता है। और वो उसे स्कोल्ड करती हुई कहती है कि अमांडा तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से जो लोग हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें हैरेस करती रहती हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमांडा की जो मदर है वो हमेशा उसे छोटी छोटी बातों पर टोकती रहती हैं, और इस पर जो अमांडा है वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती। अगर वो रिएक्ट करती है, अगर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और वो इमोशनल हो जाती है, तो इससे अमांडा की मदर की प्राइड जो है वो कम हो जाती है, और वो उसे स्कोल्ड करती हुई कहती है कि अमांडा तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मूड है वो अनस्टेबल रहता है। मैं तुम्हें हमेशा स्कोल्ड करती रहती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऐसा है। वैसे आप लोगों को भी टोका जाता होगा, तो किस बात पर सबसे ज्यादा आप लोग को टोका जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। द ट्रीज, और इस पोएम के जो पोइटेस हैं उनका नाम है एडरिन रिच। तो एडरिन रिच का जन्म 1929 में यूएस में हुआ था, और वो एक बहुत ही फेमस पोइट है। तो ये जो लेडी है वो समाज को सुधारना चाहती थी, यानी कि समाज में जो महिलाओं को पहले घरों से बाहर नहीं जाया दिया जाता था, उनको फ्रीडम नहीं थी, उन पे जो बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस थे, तो वो उन सभी चीज़ों को अपने पोएम के थ्रू सुधारना चाहती थी। तो उन्होंने इनफैक्ट 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री जो है वो लिख डाली थी, जिसमें से एक हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो पोएम है द ट्रीज, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं। ये जो पोएम है इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ये जो पोएम है वो वुमेन्स को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रीज है वो वुमेन्स को रेफर करते हैं। तो ये जो पोएम है ये हमें बताता है कि जो वुमेन्स है उन्होंने खुद को कैसे हील किया, कैसे रिकवर किया, यानी कि उन्होंने खुद के ऊपर से जो बैरियर्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सभी को कैसे हटाया, और वो कैसे घरों से बाहर आई, यानी कि इस समाज में आई। उन्होंने अपना अलग अलग फील्ड्स में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और वो अब इस कंट्री को आगे लेकर जा रही हैं। इतने सालों से, यानी कि पुराने ज़माने में जो औरतें थी उनको घरों से बाहर नहीं जाया दिया जाता था, और वो घरों में ही रहा करती थी, तो वो अपने समाज को अपना टैलेंट जो है वो दिखा नहीं पाती थी। तो वो कैसे घरों से बाहर आई और उनको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, तो इन सभी चीज़ों को जो पोइटेस है वो हमें एज अ ट्री के रूप में बताती हैं। तो इस पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो चलो बिना देर के इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि जो ट्रीज है वो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलकर जंगलों की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इतने दिनों से वो जो ट्रीज है वो घरों में बंद थे, वो अब धीरे धीरे बाहर निकलकर जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। तो इससे हमें पता चलता है कि इस पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो यहाँ पर जो पेड़ है, जो ट्रीज है, वो वुमेन्स को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ट्रीज को पोइटेस ने वुमेन के साथ कंपेयर किया है। फिर वो कहती हैं कि इतने सालों से जो जंगल थे वो पेड़ों से खाली पड़े थे, तो क्योंकि वहाँ पर पेड़ नहीं थे तो जो बर्ड्स थी वो पेड़ों पर नहीं बैठ पाती थी, जो अलग अलग इंसेक्ट थी वो भी पेड़ों में छुप नहीं पाती थी, और यहाँ तक कि जो सन था वो खुद को बरी भी नहीं कर पाता था, यानी कि पेड़ों के पीछे अपने आप को हाइड भी नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है। तो जो पोइटेस है वो कहती है कि इतने सालों से जो पेड़ जंगलों में नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ना तो चिड़िया बैठ पाती थी, ना ही जो इंसेक्ट है वो खुद को हाइड कर पाते थे, छुपा पाते थे, और ना ही जो सन है वो खुद को छुपा पाता था। यानी कि आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा कि जो सनरेज होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती, कुछ सनरेज पहुँचती है और कुछ जो शैडो होता है ट्री का वो दिखता है नीचे ज़मीन पर। तो उसी की बात हो रही है। तो आगे जो पोइटेस है वो कहती हैं कि इतने रातों से जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था वो खाली पड़ा था, तो अब धीरे धीरे जो पेड़ है वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह वुमेन्स के बाहरी दुनिया में ना होने के कारण, यानी कि बाहर के समाज में वुमेन्स के ना होने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग थी।
तो आगे जो पोइटेस है वो कहती है कि जो फॉरेस्ट है वो इतने रातों से खाली पड़ा हुआ था, यानी कि इतने सालों से जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे जो पेड़ है वो जा रहे हैं जंगलों में, तो बहुत जल्द जो जंगल है वो भर जाएगा, यानी कि सभी पेड़ जो है वो जंगल में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पुराने ज़माने में जो औरतें थी वो घरों में ही रहा करती थी और वो घर से बाहर नहीं आया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर आने लगी हैं और वो अलग अलग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अच्छा, तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो एक्सप्लेन करती है स्ट्रगल को, कि कैसा स्ट्रगल्स जो है पेड़ों को फेस करना पड़ा जंगलों तक जाने में, यानी कि जंगलों तक जाने में जो पेड़ है उनको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। तो वो कहती हैं कि जो रूट्स है उन्होंने रात भर काम किया, फिर वो जाकर खुद को वरांडा फ्लोर से सेपरेट कर पाए। यानी कि आपने देखा होगा पुराने घरों में कि जो पेड़ होते हैं वो पुराने घरों की दीवारों को तोड़कर, यानी कि क्रैक करके बाहर आ जाते हैं। तो ये करने में बहुत सारे रात लगते हैं, बहुत सारे रातों की मेहनत होती है इसके पीछे। और जो लीव्स है, यानी कि जो पेड़ के पत्ते हैं, वो भी बहुत कोशिश करते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो विंडो के ग्लास से बाहर जा पाए। इवन द स्मॉल स्टेम्स, जो छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं ट्रीज के, वो भी अपना एफर्ट लगाते हैं ताकि वो खुद को फ्री कर पाए। यहाँ तक कि जो बड़े ब्रांचेस है वो भी बहुत सारे मेहनत करते हैं, बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं ताकि वो रूम के रूफ से, यानी कि छत से बाहर आ पाए। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो वुमेन्स है वो बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगाती है ताकि वो घरों से बाहर आ पाए। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, या फिर जो बुढ़ी औरतें होती है, या फिर जो बड़ी महिलाएं होती है जिनकी शादी हो गई होती है, वो भी बहुत एफर्ट लगाती है, उनको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि वो घरों से बाहर आ पाए। तो यहाँ पर जो पोइटेस है उन्होंने वुमेन को हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ कंपेयर किया है। वो कहती है कि जो हॉस्पिटल के पेशेंट होते हैं वो जैसे ही थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहते हैं, क्लिनिक से बाहर जाना चाहते हैं। भले ही थोड़ा सा ठीक हुए हों, लेकिन वो वहाँ से जल्द बाहर जाना चाहते हैं और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगाते हैं, यानी कि वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। तो ठीक उसी तरह जो वुमेन्स है वो भी घरों से बाहर निकलना चाहती है, वो भी चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती है और उनको घर के चार दीवारी में घुटन सी महसूस होती है। तो ठीक उसी तरह जो वुमेन्स है उनको भी बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो घरों से बाहर निकल पाती हैं और वो खुद को इस संसार में, खुद को इस समाज के सामने ला पाती हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा। अच्छा, तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि वो वरांडा में बैठकर लेटर्स लिख रही हैं और वो कहती है कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जो फॉरेस्ट है वो घरों से बाहर निकलकर जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो घरों से बाहर निकलकर जा रही हैं। तो उन्होंने अपने इस लेटर में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि जो फीमेल्स हैं वो घरों से बाहर निकलकर जा रही हैं। नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। तो जो रात है वो एकदम फ्रेश है, वो एकदम क्लियर है और जो पूरा मून है, फुल मून है, वो स्काई में चमक रहा है और लीव्स और लीचेंस की स्मेल है वो पोएट तक पहुंच रही है और उसकी जो आवाज़ है वो पूरे रूम में गूंज रही है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो डिज़ायर है फ्रीडम का, जो आज़ादी की चाहत है, वो बताया गया है कि जो महिलाओं के अंदर आज़ादी की चाहत है उसको यहाँ पर पोएट ने बताया है। पोइट है वो कहती हैं कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि पोइट को अपने आसपास विस्पर्स, यानी कि फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो महिलाएं हैं वो आपस में फुसफुसा रही हैं कि वो कैसे बाहर निकलेंगी और फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी फुसफुसा रहे हैं कि वो उनको बाहर निकलने देंगे भी या नहीं, सही रहेगा या नहीं। तो ये सारी जो विस्पर्स की आवाज़ें हैं, जो फुसफुसाने की आवाज़ है, वो पोइट को सुनाई दे रही है, यानी कि उनके पूरे दिमाग में भरी हुई है। वो आगे कहती हैं कि ये सभी जो विस्पर्स है, ये सभी जो बातें हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगी जब महिलाएं कल बाहर निकलना शुरू कर देंगी। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि देखो, जो सारे बैरियर्स थे, जो सारे रेस्ट्रिक्शंस थे महिलाओं के ऊपर, वो सभी टूट रहे हैं। यानी कि जो महिलाओं के ऊपर बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस थे उनको अब महिलाएं जो है, जो फीमेल्स है, वो तोड़ रही हैं। जो पोइटेस है वो आगे कहती हैं कि द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, यानी कि जो विंडो का ग्लास है वो टूट चुका है, वो टूट रहा है और जो पेड़ है वो रात में बाहर आ रहे हैं और जो विंड है वो उनका स्वागत कर रही है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स है, वो रात में अब बाहर आ रही हैं और ये जो देश है वो उनका स्वागत कर रहा है। तो आगे जो पोइटेस है वो कहती हैं कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी कि जो मून है वो शीशे की तरह टुकड़ों में टूट चुका है। यानी कि मून का जो शेडो ओक ट्री पर पड़ रहा है, ओक ट्री जो कि एक टॉलेस्ट ट्री होता है, तो उसके ऊपर जब मून का शेडो पड़ रहा है तो वो बिखर बिखर कर दिख रहा है। यानी कि मून का जो शेडो है वो टुकड़ों में दिख रहा है और वो एकदम क्राउन की तरह लग रहा है, यानी कि वो ओक ट्री पर एक क्राउन की तरह चमक रहा है। तो यहाँ पर जो पोइटेस है वो कहती हैं कि जो फीमेल्स है वो घरों से बाहर निकल रही हैं और वो अलग अलग फील्ड्स में अपने टैलेंट्स को दिखा रही हैं और वो मून की तरह, यानी कि एक क्राउन की तरह चमक रही हैं। यानी कि वो अपने टैलेंट्स को बाहर निकाल रही हैं, अपने खूबियों को बाहर निकाल रही हैं और अलग अलग फील्ड में वो अलग अलग अपना योगदान दे रही हैं।
तो आजकल जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं और हर एक फील्ड में वो मेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो ये सारी जो सक्सेस है उनकी, वो एक क्राउन की तरह चमक रही है। फॉग, और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है कार्ल सैंडबर्ग। तो ये जो हमारा पोएम है फॉग, ये बहुत ही छोटा सा पोएम है और इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने फॉग कैसे आता है इस चीज़ को बताया है कि एक सिटी के ऊपर या हार्बर के ऊपर जो फॉग है वो कैसे आता है। और उन्होंने फॉग को बहुत ही सुंदर तरीके से कैट से यानी कि बिल्ली से कंपेयर किया है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने फॉग को डिस्क्राइब किया है। फॉग क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही मोटा सा थिक सा क्लाउड होता है जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसे ही फॉग कहते हैं। और ये जो फॉग है ये जनरली विंटर सीजन में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने बताया है कि जो फॉग है वो सिटी में या फिर हार्बर में यानी कि पोर्ट में कैसे आता है, इस चीज़ को उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि एक फॉग जो है वो बिल्ली की तरह ही आता है। एक बिल्ली जो है वो अपने छोटे छोटे पैरों से एकदम धीरे धीरे और कामली मैनर में चलकर आती है, ठीक उसी तरह से जो फॉग है वो सिटी के ऊपर धीरे धीरे चलकर और एकदम काम मैनर में चलकर आता है। कोई नहीं जानता कि कब और कैसे जो फॉग है वो सिटी में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया है और उन्होंने कहा है कि जो कैट होती है, जो बिल्ली होती है, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैनर में हमारे घरों में घुस जाती है। ठीक उसी तरह से कोई नहीं जानता कि कब और कैसे जो फॉग है वो सिटी में एंटर कर जाएगा। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि जैसे एक बिल्ली घर में घुसकर वो अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाती है और वो अपने आसपास के प्लेस को, अपने आसपास के चीज़ों को देखने लगती है, ठीक उसी तरह से जो फॉग है वो साइलेंटली पूरे सिटी को कवर कर लेता है, पूरे हार्बर को यानी कि पोर्ट को कवर कर लेता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो पूरे सिटी को घेर कर बैठा है और वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो उन सभी को देख रहा है। फिर कुछ देर बाद जो फॉग है वो सिटी को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने एक नेचुरल फेनोमिना को बताया है कि जो फॉग है वो एक प्लेस पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता और वो कुछ घंटों में ही चला जाता है, जो फॉग है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने कहा है कि जैसे एक बिल्ली जो है वो एक प्लेस पर आकर बैठती है कुछ देर और फिर वो चली जाती है, ठीक वैसे ही जो फॉग है वो बहुत ही साइलेंट तरीके से आता है और चला जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता, यानी कोई उसे नोटिस भी नहीं कर पाता है। तो ये था हमारा छोटा सा पोएम और इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है और इस पोएम में मेटाफोर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफोर का यूज़ हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। यहाँ पर फॉग को एक लिविंग थिंग बताया गया है। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है ऑगडेन नैश। तो ये जो पोएम है इसे बैलेड के फॉर्म में लिखा गया है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसी स्टोरी होती है जिसे सॉन्ग या पोएम के थ्रू सुनाया जाता है, यानी सॉन्ग बोल के या पोएम बोल के एक स्टोरी को सुनाना, उसे ही बैलेड कहते हैं। तो इस पोएम में थोड़ा मेलोडी और रिदम डालने के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि रियली हो, ट्रूली हो, तो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते। रियल और ट्रू की जगह पर इनका इस्तेमाल किया गया है ताकि पोएम में थोड़ा मेलोडी आ सके। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमसे कहना चाहते हैं कि जो शाई पीपल होते हैं, जो शाई लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते, यानी अगर कोई शाई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहते हैं कि बेलिंडा जो है वो एक छोटी सी लड़की है। तो पोएट कहते हैं कि बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी और उसके पास एक लिटिल ब्लैक किटन था, एक लिटिल ग्रे माउस था, एक लिटिल येलो डॉग था और एक लिटिल रेड वैगन था। वैगन यानी कि टांगा, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और एंड अ रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन, यानी रियलिटी में ट्रूली उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन था। अब सेकंड स्टैंजा में उन सभी पेट्स के नाम बताए गए हैं। अब पोएट कहते हैं कि जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम था इंक, जो लिटिल ग्रे माउस था उसे वो ब्लिंक कहकर बुलाती थी, जो लिटिल येलो डॉग था वो मस्टर्ड था और जो ड्रैगन था जो कि बहुत ही ज़्यादा कावर्ड था यानी डरपोक था, इसलिए वो उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। तो अब थर्ड स्टैंजा में कस्टर्ड द ड्रैगन के बारे में बताया गया है कि जो ड्रैगन था उसके बिग बड़े बड़े शार्प टिथ थे, यानी बड़े बड़े दांत थे और उसके ऊपर स्पाइक्स थे यानी कि नुकीले कांटे थे, यानी जैसे ड्रैगन्स में होते हैं वैसे ही। और नीचे पीछे चमड़ी की परत थी, यानी जैसे ड्रैगन्स में होते हैं, आपने देखा ही होगा वैसे ही उसके ऊपर स्पाइक्स थे और उसके नीचे
चमड़ी की परत थी, यानी वो जो स्पाइक्स थे वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। और उसका जो माउथ था उसे फायरप्लेस बोला गया है, क्योंकि जो ड्रैगन्स होते हैं वो अपने मुख से, अपने माउथ से आग निकालते रहते हैं, इसलिए उसके माउथ को फायरप्लेस बोला गया है। और उसका जो नाक था उसे चिमनी कहा गया है, यानी नाक से धुआं निकलता रहता है, इसलिए उसे चिमनी कहा गया है। एंड रियली और ट्रूली हो, यानी रियलिटी में ट्रूली उसके जो टोज थे वो डैगर्स की तरह थे। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, यानी ड्रैगन के जो टोज थे वो एकदम खंजर की तरह शार्प थे। तो अब फोर्थ स्टैंजा में जो पोएट हैं उन्होंने इन सभी कैरेक्टर्स के इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया, उनके ब्रेवरी के बारे में बताया है। पोएट कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, और वो इतना ब्रेव थी यानी वो ग्रुप ऑफ बियर्स की तरह ब्रेव थी। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि इंक और ब्लिंक जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, और वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो सीढ़ियों से लायंस को खदेड़ दिया करते थे। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने बताया है कि जो किटन और जो लिटिल माउस है वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो लायंस तक का हंट कर दिया करते थे, यानी वो लायंस का भी हंटिंग करने के काबिल थे। वहीं जो मस्टर्ड दी डॉग था वो एक गुस्सैल टाइगर जितना ब्रेव था। वहीं इन सब से अलग जो कस्टर्ड था वो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था, यानी जो कस्टर्ड दी ड्रैगन था वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था और वो एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। तो अब फिफ्थ स्टैंजा में जो पोएट है वो कहते हैं कि बेलिंडा जो थी वो ड्रैगन को टिकल किया करती थी। टिकल यानी कि गुदगुदाना, और वो अनमर्सीफुली उसे टिकल किया करती थी, यानी बिना किसी दया भाव के उसे गुदगुदाया करती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली उसे पर्सिबल कहकर बुलाते थे। अब पर्सिबल कौन था? पर्सिबल एक सैनिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, लेकिन उसके अंदर करेज ना होने की वजह से, हिम्मत ना होने की वजह से वो लड़ाई करने नहीं जाता था। तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली उस ड्रैगन को पर्सिबल कहकर बुलाते थे, और वो लोग यानी वो चारों अपने रेड वैगन में, लिटिल रेड वैगन में बैठकर उस ड्रैगन के ऊपर हंसा करते थे। उस रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन के ऊपर हंसा करते थे, यानी रियलिटी ट्रूली में जो कावर्ड डरपोक ड्रैगन था उसके ऊपर हंसा करते थे। अब पोएट कहते हैं कि बेलिंडा जो है वो गिगल्ड किया करती थी। गिगल्ड यानी बच्चों की हंसी को कहते हैं, यानी बेलिंडा इतना जोर जोर से हंसा करती थी कि पूरा घर में उसकी आवाज़ गूंज जाती थी। और ब्लिंक जो था यानी कि जो माउस था वो विक किया करता था। विक यानी माउस की हंसी को कहते हैं, तो जब ब्लिंक हंसा करता था तो वो विक किया करता था। इंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली ड्रैगन से उसका एज पूछा करते थे, यानी उसकी उम्र पूछा करते थे, जब भी ड्रैगन एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। यानी इंक और मस्टर्ड जो थे वो ड्रैगन से पूछा करते थे कि तुम अपना एज बताओ, तुम एक सेफ केज के लिए रो रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है। कि तभी अचानक उन्हें एक नेस्टी सा साउंड सुनाई देता है, यानी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो इस पर जो मस्टर्ड है वो ग्राउल्ड करता है, यानी भौंकने लगता है, और वो लोग अपने आसपास देखने लगते हैं। जो इंक है वो म्याऊ करती है और ओह बेलिंडा करती है, क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट था जो कि विंडा से अंदर आ गया था। विंडा यानी विंडो से उनके घर के अंदर चला आया था एक पायरेट। पायरेट यानी जो शिप्स वगैरह को लूटा करते हैं। तो वो जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में एक एक पिस्टल था। उसने अपने दांतों से एक कटलेस यानी तलवार पकड़ी हुई थी। उसका जो बियर्ड था यानी उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी, और उसका एक लेग जो था वो वुड का बना हुआ था, यानी उसका एक पैर वुड का बना हुआ था। यानी वो जो पायरेट था वो डिसेबल्ड पर्सन था, इसके बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, और पायरेट को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो यहाँ पर कोई अच्छे मकसद से नहीं आया है। तो अब 9th स्टैंजा में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जब उन लोगों ने पायरेट को देखा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बेलिंडा जो थी वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो डर के मारे पीली पड़ जाती है और वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। मस्टर्ड जो डॉग था वो भी चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प। जो किटन थी जिसका नाम इंक था वो दौड़ के जाके बॉटम ऑफ द हाउस में छुप जाती है, यानी घर के नीचे जाकर छुप जाती है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। और जो माउस था जिसका नाम इंक था वो अपना स्ट्रेटेजी लगा के माउस होल के अंदर भाग जाता है और वो अपने आप को सेव कर लेता है। तो जब ये सारे कैरेक्टर्स जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बताया गया था, जब ये लोग डर जाते हैं तब जो ड्रैगन है वो कुछ ऐसा करता है, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता है। तो जो ड्रैगन है वो एकदम फुंकारते हुए आता है, यानी एक इंजन जैसे फुंकारते हुए आती है। ठीक वैसे ही जो ड्रैगन है वो भी फुंकारते हुए आता है, यानी अपने नाक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड निकालते हुए आता है, और वो सीधा पायरेट के ऊपर कूद जाता है।
और यही नहीं, उसका जो पूंछ था यानी उसका जो टेल था वो अपने पूंछ को ग्राउंड पर इतने फोर्स के साथ मारता है कि बहुत तेज आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो अंडरग्राउंड प्रिजन में जो मेटल्स है वो एक दूसरे को रब कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड प्रिजन में जो मेटल्स है जब वो एक दूसरे को रब करते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक वैसा ही आवाज़ आया था जब ड्रैगन ने अपने पूंछ को, अपने टेल को ग्राउंड के ऊपर फोर्स के साथ मारा। तो अब जो ड्रैगन है वो पायरेट के पास जाता है और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे से क्लैटर, क्लैंक, जिंगलिंग ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है और जो ड्रैगन है वो पायरेट को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे जो रॉबिन बर्ड होती है वो वॉर्म्स को देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देती है, ठीक वैसे ही जो ड्रैगन था वो पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है। तो अब 11th स्टैंजा में बताया गया है कि जब पायरेट ने बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है शॉक में। तो अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ लाने के लिए वो अपने पॉकेट से फ्लैगन यानी अल्कोहल का बॉक्स निकालता है और उसे पीने लगता है ताकि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ आ सके। और कुछ करेज जुटाने के बाद वो 2 बुलेट्स ड्रैगन के ऊपर फायर करता है, लेकिन दोनों बुलेट से मिस हो जाती हैं और अब कस्टर्ड दी ड्रैगन जो था वो एक झटके में ही पायरेट को निगल लेता है। तो अब जब पायरेट मर गया था तो बेलिंडा आकर ड्रैगन को हग कर लेती है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड यानी कि गले लगा लेना। मस्टर्ड जो है वो उसको लिक करने लगता है। किसी को कोई दुख नहीं था उस पायरेट के मर जाने से। इंक और ब्लिंक जो है वो ड्रैगन के अराउंड घूमने लगते हैं खुशी से, यानी इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली दी गायरेट। ग्ली दी गायरेट का मतलब होता है घूमना। तो इंक और ब्लिंक जो थे वो खुशी से ड्रैगन के अराउंड घूमने लगते हैं, उसी ड्रैगन के अराउंड जिसने पायरेट को खाया था। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे उस ड्रैगन को जिसने उन्हें पायरेट से बचाया था। तो जब वो ड्रैगन को अपना ग्रेटिट्यूड शो कर लेते हैं उसके बाद वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि कैसे वो लोग उस कावर्ड ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे और कैसे अब वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अब जो मस्टर्ड दी डॉग था वो कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मैं इस ड्रैगन से 2 टाइम्स ज़्यादा ब्रेवरी दिखाता, यानी मैं इस ड्रैगन से, कस्टर्ड से ट्वाइस ब्रेव होता। तो इस पर इंक और ब्लिंक जो है वो कहते हैं हम तो 3 टाइम्स ब्रेवरी दिखाते, यानी इस ड्रैगन के थ्राइस हम लोग अपना ब्रेवरी दिखाते। तो बेसिकली यहाँ पर वो लोग कहना चाहते हैं कि अगर वो लोग होते तो वो ड्रैगन से अच्छा इस सिचुएशन को हैंडल करते, यानी अगर उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया होता तो वो ड्रैगन से अच्छा उन्होंने किया होता। तो इस पर जो ड्रैगन है वो एग्री कर जाता है और वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर सभी लोग मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। तो एट लास्ट जो पोएट है उन्होंने सेम लाइंस यूज़ किया है ये शो करने के लिए कि इतने डरावने एपिसोड के बाद जिसमें जो ड्रैगन था वो हीरो था और दूसरे कैरेक्टर्स उससे अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बता रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने इस सिचुएशन को उससे अच्छा हैंडल किया होता। तो इतने डरावने एपिसोड के बीत जाने के बाद जो पोएट है वो कहते हैं कि इसके बाद जो लाइफ है वो फिर से वैसा ही शुरू हो जाता है। बेलिंडा जो है वो अब भी उसी छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, अपने लिटिल ग्रे माउस के साथ, अपने लिटिल येलो डॉग के साथ और अपने लिटिल रेड वैगन के साथ। और हाँ, उसके पास जो रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है, यानी रियलिटी में ट्रूली अपने लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। और फिर से इस स्टैंजा को रिपीट किया गया है कि बेलिंडा जो थी वो भालुओं के ग्रुप्स की तरह ब्रेव थी। इंक और ब्लिंक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे कि वो सीढ़ियों से लायन को खदेड़ आया करते थे। मस्टर्ड जो है वो गुस्सैल टाइगर की तरह ब्रेव था, लेकिन जो कस्टर्ड था वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था। फॉर एनी ग्रिगोरी। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम बटलर इट्स। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को छूने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक ऐसे पर्सन को खोजना जो आपको सच्चा प्यार करता हो। तो सच्चा प्यार कहने से उनका मतलब यह है कि जो आपको आपके क्वालिटीज़ से, आपके इनर ब्यूटी से आपको पसंद करता हो, ना कि आपके लुक से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया है। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो despair का मतलब होता है sadness, उदासी। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है कि जो फोर्ट के आसपास या किले के आसपास जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें ही रैम्पार्ट्स कहते हैं। तो इन लाइन्स का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है।
तो इन लाइंस में जो पोएट है और एक गर्ल है, एक लेडी है जिसका नाम है एनी ग्रिगोरी, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा होता है, यानी कि उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। तो जो पोएट है वो लड़की से कहते हैं कि अगर तुम किसी आदमी को रिजेक्ट करती हो और वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी तुमसे सच्चा प्यार करता था या उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई सच्चा प्यार था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे उन सुंदर बालों से प्यार करता था। तो जो लड़की है उसके बहुत ही सुंदर बाल है और वो उसके कानों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि रैम्पार्ट्स जो होते हैं वो किले को, किसी फोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं किले के आसपास वो किले को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से इस लड़की के जो सुंदर बाल है वो उसके कानों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने इस रियलिटी को पॉइंट आउट किया है कि इस दुनिया में एक ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जो कि आपको आपके इनर ब्यूटी के लिए आपसे प्यार करता हो, आपकी क्वालिटीज़ के लिए आपसे प्यार करता हो। एक इंसान जो आपसे प्यार करता है वो आपके लुक्स, आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर आपसे प्यार करता है, ना कि आपके इनर ब्यूटी को देखकर। तो इस दुनिया में एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि आपकी क्वालिटीज़ के लिए आपसे प्यार करता हो, आपके थॉट प्रोसेस को देखकर आपसे प्यार करता हो, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर पोएट ने इस रियलिटी को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने यूथ के टाइम फेस करते हैं कि जो अपोजिट जेंडर है वो उसको पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि जो अपोजिट जेंडर है वो आपको आपके अपीयरेंस को देखकर आपसे पसंद करता है, ना कि आपके इनर ब्यूटी को देखकर। यानी कहने का मतलब यह है कि वो लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, ना कि एक दूसरे के इनर ब्यूटी को देखकर, एक दूसरे के इनर क्वालिटीज़ को देखकर। तो इस रियलिटी को भी पोएट ने यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरोट, That young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो अब जो एनी ग्रिगोरी है वो पोइट को रिप्लाई करती है कि उसके पास इस सिचुएशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। वो अपने हेयर को डाई करवा लेगी और उसका कलर वो ब्लैक में या ब्राउन कलर में या फिर कैरोट के कलर में उसको कलर करवा लेगी। तो इससे क्या होगा कि अब वो उतनी ज़्यादा सुंदर या उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी जितना कि वो पहले दिख रही थी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसे शायद एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो कि उसके इनर ब्यूटी को देखकर उससे प्यार करेगा, ना कि उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर। तो यहाँ पर जो एनी ग्रिगोरी है वो चाहती है कि उसे एक ऐसा आदमी मिले जो कि उसे उसके इनर ब्यूटी को देखकर, उसके इनर क्वालिटीज़ को देखकर उसे पसंद करे, ना कि उसके सुंदर बालों को देखकर या उसके अपीयरेंस को देखकर उसे पसंद करे। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो yesternight का मीनिंग होता है द प्रीवियस नाइट, यानी कि पिछली रात। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो एनी ग्रिगोरी की इस बात को सुनने के बाद जो पोएट है वो उससे कहते हैं कि उन्होंने पिछली रात एक रिलीजियस मैन को कहते सुना था कि उसके पास एक ग्रंथ है, एक रिलीजियस बुक है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी गई है कि सिर्फ भगवान ही है जो हमसे हमारी इनर क्वालिटीज़ के लिए प्यार करते हैं, ना कि हमारे लुक को देखकर। यानी भगवान के लिए हमारा लुक जो है वो मैटर नहीं करता, वो हमारे कर्मों से, हमारे क्वालिटीज़, हमारा जो इनर ब्यूटी है उसको देखकर हमसे प्यार करते हैं, ना कि हमारे लुक को देखकर। और ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर यह भी कहना सही होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमारे इनर क्वालिटीज़ को देखकर हमसे प्यार करते हैं, ना कि हमारे फिजिकल अपीयरेंस को देखकर। तो क्या आप लोग इस बात को मानते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए इसका लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम होगा ABCBDB, ABCBDB, ABCBDB। तो इस पोएम में मेटाफोर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एनी का जो हेयर है, उसका जो बाल है, उसको रैम्पार्ट्स ऑफ अ फोर्ट से कंपेयर किया गया है, यानी कि एनी के जो बाल है उसको एक किले का जो बाउंड्री वॉल होता है उससे कंपेयर किया गया है।